हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं। इसके अंतर्गत मैं यूनिट थर्ड से पिछले वीडियो में आप लोगों को विश्व व्यवस्था के बारे में बताया था। विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था, यह नई विश्व व्यवस्था क्या है? पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को विभिन्न विश्व व्यवस्थाओं से परिचित कराया था, जैसे कि वेस्टफैलियन विश्व व्यवस्था, दूसरा प्रथम विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था, तीसरा द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था। यानी समय समय पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं आती रहती हैं। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में होती है। उसके पश्चात विश्व का स्वरूप कुछ और होता है। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1918 में इसका अंत होता है, तो 1918 से लेकर 1939 तक विश्व का स्वरूप कुछ और होता है। इस काल में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार का जन्म होता है, या उसको हम कहते हैं विश्व सरकार का जन्म होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। और इसी असफलता का परिणाम होता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो फिर जो तीसरी व्यवस्था होती है 1945 के पश्चात हम देखते हैं कि जो पूरा विश्व है वह बाइपोलर सिस्टम में ढल जाता है, यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था हो जाती है। एक ध्रुव होता है अमेरिका, दूसरा ध्रुव होता है रूस। तो 1945 से लेकर 1990 तक यह पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा होता है। एक का नेता होता है अमेरिका, दूसरे का नेता होता है रूस। लेकिन 1990 के समय में, यानी कि 1987 के पश्चात कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि जो दोनों राष्ट्रों के बीच, सोवियत संघ और रूस के बीच जो शीत युद्ध होता है, उस शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। जो शीत युद्ध चलता रहता है, उस शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो 1990 तक सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में होता है। तो 1990 तक सोवियत संघ, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर कहते हैं, एक महाशक्ति के रूप में होता है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, यूएसएसआर का पतन हो जाता है, और इस सोवियत संघ से कई गणराज्यों की स्थापना होती है, और सोवियत संघ का पतन हो जाता है। और फिर पूरा विश्व जो होता है वह यूनिपोलर सिस्टम में आ जाता है, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था में आ जाता है 1990 के पश्चात, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो जाता है और एकमात्र महाशक्ति बचता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वही पूरे देश, वही इस विश्व में एक महाशक्ति होता है, वही लीडर हो जाता है, वही इस पूरे विश्व का लीडर हो जाता है, एकमात्र विकर्ता होता है जो कि विभिन्न देशों को नियंत्रित करता है। तो 1990 के पश्चात वैश्विक जगत में काफी परिवर्तन होता है, जैसे कि भूमंडलीकरण होता है, संचार क्रांति होती है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, और इन सभी बातों ने, इन सभी समस्याओं ने और इन सभी विकास ने पूरे विश्व का परिदृश्य ही बदल दिया, यानी कि पूरे विश्व में काफी परिवर्तन होने लगते हैं। अब जो राष्ट्रीय प्रभुसत्ताधारी राज्य होते हैं, उनकी प्रभुसत्ताएं सीमा विहीन होने लगती हैं, यानी कि जो संप्रभुता होती है वह राष्ट्रों के अंतर्गत होती है, राष्ट्रों में ही होती है। लेकिन अब सीमाएं तोड़कर संप्रभुता विहीन सभी राज्य हो जाते हैं। सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों का, अंतरराष्ट्रीय विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठन का जन्म होता है, और सभी लोग इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का पालन करने लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन जाते हैं और सहमति से विभिन्न नियमों का पालन करते रहते हैं। और 1991 के पश्चात हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में उदारीकरण का युग आता है और बाजार आधारित व्यवस्था का युग आता है, यानी कि अब बाजार व्यवस्था भी बदलने लगती है, उदारीकरण होने लगता है। अधिकांश जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, वह भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। तो जो नई विश्व व्यवस्था होती है, यह जितनी भी घटनाएं होती हैं वह इसका शुरुआती चरण होता है, यानी कि एक लक्षण होता है धीरे धीरे पूरे विश्व का नई विश्व व्यवस्था में परिवर्तित होने का। जैसा कि हमने बताया
कि 1945 से लेकर 1990 तक यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। लेकिन जब 1985 में सोवियत संघ रूस में मिखाइल गोर्बाचेव की सत्ता आती है, मिखाइल गोर्बाचेव की सत्ता आती है, तो 1985 के पश्चात अमेरिका और रूस के संबंधों में जो तनाव होता है वह तनाव कम होने लगता है, यानी कि अब धीरे धीरे मित्रता इनके बीच स्थापित होने लगती है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। और मिखाइल गोर्बाचेव ने 1987 में यह कहा था कि हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका की दोस्ती हो जाती है। और इसी का परिणाम यह होता है कि 1989 में बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी, 1961 में जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, उस दीवार का अंत हो जाता है, वह दीवार गिर जाता है। यह बर्लिन की दीवार कब निर्मित की गई थी? 1961 में। इसको अभी आगे हम बताएंगे। और वहीं हम देखते हैं कि 1990 में खाड़ी संकट उत्पन्न होता है। खाड़ी संकट उत्पन्न होता है। यह खाड़ी संकट क्या है? इराक, जिसके राष्ट्रपति होते हैं सद्दाम हुसैन, उसने कुवैत पे आक्रमण कर दिया और कुवैत पे इतना सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया था कि पूरे कुवैत का नक्शा ही वर्ल्ड से मिट गया था, विश्व से मिट गया था। कुवैत के जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, वह भागकर सऊदी अरब में शरण ले लेते हैं और कुवैत को इराक क्या करता है? हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है। अब कुवैत की रक्षा के लिए अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है और वहीं पर ब्रिटेन आ जाता है, ब्रिटेन हो जाता है। ये विभिन्न देश होते हैं और विभिन्न अरब कंट्री भी इसके साथ हो जाते हैं, जैसे कि अरब हो जाता है, सीरिया हो जाते हैं, सऊदी अरब, ये सब अमेरिका के साथ हो जाते हैं। तो यह अमेरिका के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है और यह युद्ध लड़ा जाता है, इराक से युद्ध लड़ा जाता है और कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करा लिया जाता है। तो इसमें एक ही देश का वर्चस्व होता है। वह कौन सा देश होता है? अमेरिका। और अमेरिका का कोई विरोध नहीं कर सका था, इसमें अमेरिका का कोई विरोध नहीं कर सका था, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिकों के साथ, सहयोगी सैनिकों के साथ है और सहयोगी सैनिकों के साथ कुवैत को कब्जा से मुक्त करा देता है और इराक जो होता है वह पीछे हट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब अमेरिका 1990 में वह खाड़ी संकट में अपनी विजय प्राप्त करता है तो रूस नहीं बोलता है, तब रूस कोई विरोध नहीं करता है और इस तरह से अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना होती है, जिसको हम कहते हैं कि अमेरिकन हेगमोनी की स्थापना होती है। अमेरिकन हेगमोनी का तात्पर्य यहां प्रभुत्व से है। अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना होती है और अब पूरे विश्व में केवल अमेरिका ही शक्तिशाली रहता है। जैसा कि 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं जॉर्ज बुश 1990 में जॉर्ज बुश कहते हैं कि खाड़ी युद्ध का मुख्य उद्देश्य नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें सभी राष्ट्र समृद्धि और भाईचारे के साथ रहें, आतंक से भयभीत न हो और न्याय के अनुपालन में शक्तिशाली और शांति की तलाश में अधिक सुरक्षित हो। तो इस तरह से 1990 में जॉर्ज बुश ने एक घोषणा की कि हम नए विश्व की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका उद्देश्य है शांति की स्थापना, जिसका उद्देश्य है तानाशाहों का अंत। तो इस तरह से जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का उद्बोधन किया 1990 में। उसके पहले मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा कहा गया था, नई विश्व व्यवस्था कहा गया था। लेकिन जो नई विश्व व्यवस्था है, यह जो नई विश्व व्यवस्था है NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसकी व्यवस्थित व्याख्या फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री, इनकी पुस्तक एक होती है द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो 1989 में पब्लिश होती है, यानी इतिहास का अंत। 1989 में बर्लिन की दीवार का भी पतन हुआ था, बर्लिन की दीवार भी गिराई गई थी।
तो फ्रांसिस फुकुयामा इस नई विश्व व्यवस्था की व्याख्या द एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 में उन्होंने की है, और यही द एंड ऑफ हिस्ट्री बाद में चलकर 1992 में यह द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के नाम से पब्लिश होती है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के नाम से पब्लिश होती है 1992 में। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक पब्लिश होती है दूसरे रूप में, फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है, यह फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है। वहीं 1996 में सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक प्रकाशित होती है। सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक प्रकाशित होती है 1996 में। इनकी पुस्तक का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है। ये सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने नए विश्व की परिकल्पना की है, नए विश्व की व्याख्या की है। इस पुस्तक में सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि नए विश्व क्षेत्रीय राजनीति, नस्लवाद और जाति संघर्षों की राजनीति है। यानी कि नए विश्व में क्या है, नए विश्व के अंतर्गत क्षेत्रीय राजनीति हो रही है, यहाँ पर नस्लवाद हो रहा है, यहाँ पर जातिवाद हो रहा है, जातियों के बीच आपस में संघर्ष हैं, और विश्व राजनीति के सभ्यताओं के टकराव की राजनीति है। ये विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सैमुअल पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक लिखते हैं, यानी कि सभ्यता का संकट। इनका यह कहना है कि नए विश्व में सभ्यता का संकट उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा और सैमुअल पी हंटिंगटन नई विश्व व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं, यह बताते हैं कि नई विश्व व्यवस्था है क्या, इसकी विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। अब आइए देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था 1991 से प्रारंभ होती है। 1991 से प्रारंभ होती है नई विश्व व्यवस्था, और 1991 से जो यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रारंभ होता है। तो इसके उदय के कारण क्या थे, थोड़ा सा कारणों को हम जान लें कि किस कारण से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। पहला कारण होता है शीत युद्ध का अंत। जब जर्मनी में 1989 में, जो 1961 में दीवार बनाई गई थी, बर्लिन में दीवार क्यों बनाई गई थी, दीवार 1961 में, ये बर्लिन की दीवार क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1945 में ये समाप्त होता है। उसके पश्चात जर्मनी की पूरी तरह से छत की जाती है। जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जैसे फ्रांस होता है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इत्यादि जो राष्ट्र होते हैं, रूस हैं, इत्यादि जो मित्र राष्ट्र होते हैं, यह जर्मनी का तहस नहस कर दिया था। जर्मनी के प्रदेशों को आपस में इन्होंने बांट लिया था। जो पूर्वी जर्मनी होता है वह फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के हिस्से में चला जाता है, और जो पश्चिमी जर्मनी होता है वह रूस के हिस्से में चला जाता है। तो पूर्वी जर्मनी से पलायन होने लगता है, और इसी पलायन को रोकने के लिए पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच 1961 में एक दीवार बना दी जाती है। और इस तरह से एक तरफ रूस होता है और एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन होते हैं। दोनों में शीत युद्ध चलता रहता है। लेकिन 1985 के बाद पूरे विश्व में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे कि मधुरता का माहौल उत्पन्न होता है, और फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है, और जर्मनी का फिर से एकीकरण हो जाता है। वहां पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाती है। फिर 1989-90 में जर्मनी का एकीकरण होता है, वहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाती है। इस तरह से जर्मनी से रूस भी चला जाता है, फ्रांस भी चले जाते हैं, और ब्रिटेन भी चला जाता है, अमेरिका भी चला जाता है। जर्मनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो जिसके लिए संघर्ष उत्पन्न हुए थे, उस संघर्षों का जड़ ही खत्म हो गया। उस संघर्षों का जो कारण था, वह कारण ही समाप्त हो गए। तो अब जो होता है 1991 में, वही 1991 में रूस में भी
राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना के लिए आंदोलन चलता है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और जो सोवियत संघ का विघटन होता है उस विघटन के परिणाम स्वरूप 15 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं। 15 राज्य में गणराज्य सरकार की स्थापना होती है और इस तरह से रूस के कई हिस्से हो जाते हैं। इस तरह से सोवियत संघ के कई हिस्से हो जाते हैं और जब सोवियत संघ के कई हिस्से हो जाते हैं तो जो साम्यवादी विचारा 1990 तक चलती रहती है वो साम्यवादी गुट का पतन हो जाता है। साम्यवादी विचारधारा का पतन हो जाता है क्योंकि वार्सा पैक्ट का भी अंत हो जाता है। वार्सा पैक्ट की स्थापना नाटो के प्रत्युत्तर में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया जाता है और वहीं वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में किया जाता है। लेकिन 1990 तक आते आते वार्सा पैक्ट भी भंग हो जाता है। वार्सा पैक्ट को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो शीत युद्ध का अंत हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और साम्यवादी गुट का पतन हो जाता है। ये साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार जो रूस कर रहा था, क्योंकि रूस स्वयं विखंडित हो जाता है, इसलिए साम्यवादी विचारधारा का भी अंत हो जाता है। अब जब 1991 में रूस का पतन हो जाता है तो केवल एक ही महाशक्ति बचती है, वह है अमेरिका। यानी कि वह है अमेरिका। अब पूरा विश्व यूनिपोलर सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। विश्व का दादा कौन होता है? यानी विश्व का दादा या विश्व का सबसे महाशक्तिशाली देश अमेरिका होता है और सभी देश अमेरिका के पीछे लघु होते हैं, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश था, संपन्न राष्ट्र था, सैन्य दृष्टि से यानी कि विभिन्न प्रकार से वह काफी संपन्न राष्ट्र होता है। तो सभी लोग अमेरिका से लाभ पाने के लिए अमेरिका के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो इस तरह से अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना होती है, अमेरिकन हेगुमनी की स्थापना हो जाती है और सभी राष्ट्र अब अमेरिका जो चाहता था वो कर सकता था। जिस राष्ट्र में चाहे उस राष्ट्र में वह सैन्य अड्डे स्थापित कर सकता था। यानी कि विभिन्न कारण होते हैं जिन कारणों से अमेरिका महाशक्तिशाली बन जाता है। अमेरिका महाशक्तिशाली बन जाता है और पूरी विश्व व्यवस्था अमेरिका के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। खाड़ी युद्ध में अमेरिका वर्चस्व, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1990 में खाड़ी संकट उत्पन्न होता है जब इराक ने कुवैत पे आक्रमण कर दिया। तो इस आक्रमण में और जब इराक ने कुवैत पे आक्रमण कर दिया और कुवैत को अपने अधीन कर लिया, तो अब अमेरिका क्या करता है कि इस युद्ध में कूद पड़ता है और सभी अपने मित्र राष्ट्रों को एकत्रित करता है, सेनाएं एकत्रित करता है और इराक पर आक्रमण कर देता है और कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त करा देता है। और इस तरह से सैन्य रूप से अमेरिका ही शक्तिशाली होता है 1990 में। तो खाड़ी युद्ध में अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता रहता है। तो खाड़ी युद्ध में अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता रहता है और जैसा कि युद्ध में इराक ने कुवैत का तहस नहस कर दिया था, अब अमेरिका क्या करता है, कुवैत के पुनर्निर्माण में लग जाता है। कुवैत का आर्थिक विकास करता है, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न विकास वह करने लगता है। कुवैत में अपना धन लगाने लगता है, कुवैत में सैनिक अड्डा अपना स्थापित कर लेता है। इस तरह से अमेरिका धीरे धीरे विश्व के अधिकांश देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करने लगता है और फिर अमेरिका विश्व की महाशक्ति देश बन जाता है। यूनिपोलर यानी कि हम एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। एक ध्रुवी का मतलब होता है एक ही ध्रुव, पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति हो, जो है अमेरिका। आइए अब देखते हैं नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। जो नई विश्व व्यवस्था 1991 के पश्चात उत्पन्न होती है, यानी कि 1991 के पश्चात जो नई विश्व व्यवस्था आती है, यानी कि जो परिवर्तन होता है पूरे विश्व में, उसी को हम नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। तो नई विश्व व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसे चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिसके कारण हम उस व्यवस्था को हम नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। जैसे है, पहला है भूमंडलीकरण। नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहला है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हम देखते हैं कि 1991 के पश्चात भूमंडलीकरण होता है, यानी ग्लोबलाइजेशन होता है। अर्थात जो राष्ट्र अपने राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत ही सीमित होते हैं, अब वह राष्ट्र अपने सीमाओं से बाहर भी जाने लगते हैं, यानी कि जो व्यापारिक गतिविधि होती है, जो राजनीतिक गतिविधि होती है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, वह राष्ट्र के बाहर भी की जाती हैं। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। यानी कि जो आर्थिक लेन देन है, एक देश से दूसरे देश में हम कोई आयात करते हैं, निर्यात करते हैं या विभिन्न आर्थिक लेन देन करते हैं, तो यह सब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में आ जाता है। इसको हम कहते हैं भूमंडलीकरण। यानी कि अब हम अपने घर बैठकर ही विभिन्न देशों की गतिविधियों को देख सकते हैं।
विभिन्न देशों की गतिविधियों को देख सकते हैं, विभिन्न प्रोडक्ट को अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व भूमंडलीकरण के प्रभाव से एक राष्ट्र के अंतर्गत नजर आ रहा है। यानी कि हम भारत में बैठकर अमेरिका पर नजर रख सकते हैं, अमेरिका में क्या बन रहा है, वहां के प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, वहां के प्रोडक्शन को, वहां के प्रोडक्ट को हम अपने देश में मंगा सकते हैं। तो भूमंडलीकरण तो नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमंडलीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है। उदारीकरण 1991 के पश्चात विभिन्न देशों में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। उदारीकरण का अर्थ होता है विभिन्न व्यापार को करने के लिए कानूनी प्रतिबंधों में ढील देना। उदारीकरण का अर्थ होता है कि व्यापारिक मामलों में कानूनी प्रतिबंधों पर ढील देना, कानूनी प्रतिबंधों को कम करना, आयात और निर्यात को आसान बनाना। अर्थात उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश की सरकार द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, नियंत्रण, विभिन्न माल के ऊपर नियंत्रण या कच्चा माल के ऊपर या आर्थिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण, कोटा और विभिन्न प्रकार के जो प्रशुल्क होते हैं आदि, विभिन्न प्रकार के जो प्रशुल्क होते हैं, इसके अलावा जितने भी प्रशासकीय अवरोध होते हैं उसको कम किया जाता है ताकि सभी उद्यमी मिलकर अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। यानी कि सबको व्यापार करने की छूट दे दी जाती है, सबको मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने स्थापित करने की छूट दे दी जाती है, और जो सरकारी नियम होते हैं, जो सरकारी प्रावधान होते हैं, उस प्रावधानों में कुछ छूट प्रदान की जाती है ताकि सभी लोग आर्थिक उत्पादन क्रियाओं में भाग ले सकें। और जब आर्थिक उत्पादन क्रियाओं में भाग लेंगे तो इस तरह से देश का विकास होगा। तो नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह जो नई विश्व व्यवस्था है, इस नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाया गया है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। यह मार्केट इकोनॉमी क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सभी लोग अपने माल को, अपने उत्पाद को बाजार में खुले रूप में बेच सकते हैं। यानी कि जो बाजार है, मार्केट है, वो सबके लिए खुला होगा, यानी कि मुक्त व्यापार होगा। जो व्यक्ति जो चाहे उस तरह का व्यापार कर सकता है, वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। इसमें खुली प्रतियोगिता का वातावरण किया गया है कि एक ही वस्तु का उत्पादन आप भी करें, हम भी करें, वो भी करें, और जो मूल्य निर्धारित है वो मूल्य निर्धारित भी अलग अलग है। आप 100 रुपया रखते हैं, हम 80 रुपया रखते हैं, वह 90 रुपया रखता है। तो इस तरह से खुली प्रतियोगिता होती है। और जो बाजार होती है वह पूर्ण रूप से उपभोक्ता के ऊपर निर्भर हो जाती है। इस बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र समझौते होते हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियों के बीच समझौते होते हैं, और अधिक से अधिक उपभोक्तावाद का विकास होता है। और जो राज्य सरकार होती है, यानी कि जो सरकार होती है, उसका बाजार पर कम से कम नियंत्रण होता है, या आर्थिक क्षेत्रों में कम से कम नियंत्रण होता है। तो जो सरकारें होती हैं, जो राज्य की सरकारें होती हैं, वो आर्थिक क्षेत्रों में कोई इंटरफियर नहीं करती हैं। वह एक कानून बना देती हैं और कहती हैं कि इस कानून का पालन सभी उद्यमियों के द्वारा किया जाएगा, और बहुत कोई इंटरफियर नहीं करती हैं। सबके लिए समान कानून बनाए जाते हैं, सबको खुली छूट सबको आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए खुली छूट दे दी जाती है, और सभी लोग अपने अपने अनुसार उत्पादन करते हैं, अपने अपने अनुसार वह विभिन्न वस्तुओं को बाजार में लाते हैं, अपने दाम निर्धारित करते हैं। यानी कि दाम भी निर्धारित करने का अधिकार स्वयं किसका है? कंपनियों का है। सरकार दाम निर्धारित नहीं करती है। जैसे हम किसी वस्तु को ले लेते हैं, जैसे हम बिस्किट को ले लेते हैं, या साबुन को ले लेते हैं, साबुन। हम देखते हैं कि टीवी में विभिन्न प्रकार के प्रचार आते हैं, विभिन्न प्रकार के साबुन आ गए हैं, विभिन्न नामों से आ गए हैं। तो सरकार इस पर कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है। वह जो विभिन्न कंपनियां होंगी, वह कंपनियां साबुन का दाम तय स्वयं करेंगी, सरकार नहीं करेगी। जो टैक्स है वह टैक्स तो सरकार को देंगे, लेकिन अपने सामानों के मूल्यों का निर्धारण वह स्वयं करेंगे। हम देखते हैं कि किसी साबुन का मूल्य 20 रुपया है, तो किसी का 25 रुपया है, किसी का 50 रुपया है। यानी कि खुला कंपटीशन है। जिसके माल जितने अच्छे होंगे, जिसके प्रोडक्ट जितने अच्छे होंगे, वह प्रोडक्ट अधिक से अधिक सेल होंगे और अधिक से अधिक उपभोग किए जाएंगे। जब अधिक से अधिक उपभोग किए जाएंगे तो उनको अधिक से अधिक आय होगी। इस तरह से मार्केट ओपन है।
तुम चाहे 10 रुपया रखो अपने दाम का सामान, चाहे 20 रुपया रखो, जिसका सामान अच्छा होगा वही उपभोक्ता खरीदेगा। तो बाजार उन्मुख व्यवस्था है, उदारीकरण है और उपभोक्तावाद है और आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकार का कम से कम नियंत्रण है। इसी तरह से देख सकते हैं निजीकरण। इस मार्केट इकोनॉमिक के अंतर्गत हम देख सकते हैं निजीकरण को, सरकार के द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सामान्य कानून लागू कर दिया जाता है निजी कंपनियों के लिए और सभी लोग निजी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपना विकास कर सकते हैं और अपना विकास करने के साथ साथ वह संपूर्ण देश का विकास कर सकते हैं। तो निजीकरण भी है, इस बाजारोन्मुख व्यवस्था के अंतर्गत निजीकरण भी है। सरकार के द्वारा अधिक से अधिक निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग उत्पादन क्षेत्रों में भागीदार बन सके। अब हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ने भी पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है, यानी कि आज हमसे अमेरिका दूर नहीं रह गया है। अमेरिका के बारे में कोई भी जानकारी हमें लेनी हो तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम 2 मिनट में ही ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अमेरिका को संदेश भेजने के लिए कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति हॉटलाइन बात करता है। आज हम विभिन्न देशों से हॉटलाइन बात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथी जो सऊदी में रह रहे हैं, हमारे परिवार के लोग सऊदी में रह रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ लाइव आ रहे हैं। यानी कि हमें ये एहसास नहीं होता है, हमें अनुभव नहीं होता है कि हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। चाहे हमारा साथी अमेरिका में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निरंतर एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं और निरंतर एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया है, जिसके कारण चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो या फिर कोई भी कंट्री हो, सारे देश आपस में गुथे हुए नजर आ रहे हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जैसा कि हमने बताया कि 1991 में जब रूस का पतन हो जाता है, सोवियत संघ रूस का पतन हो जाता है, तब हम एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात 1991 के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति देश होता है, एक सुपर पावर बन जाता है। अमेरिका क्या बनता है? सुपर पावर बन जाता है। अमेरिका सुपर पावर बन जाता है और अमेरिका का प्रतिरोध करने की क्षमता अब किसी में नहीं रह गई है, किसी देश में नहीं रह गई है। जैसे कि 1990 में इराक ने कुवैत पे आक्रमण किया तो कुवैत को वह कब्जे से मुक्त कराया, इस पर कोई प्रतिरोध नहीं किया। इसी तरह से 2001 में हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों का आक्रमण होता है तो अमेरिका अफगानिस्तान में चला जाता है, अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में चले जाते हैं और अफगानिस्तान को तालिबानियों के चंगुल से मुक्त कराते हैं। तालिबान पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि 2003 में इराक पर हमला करता है और सद्दाम हुसैन का पतन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि 2011 में वह पाकिस्तान में घुस जाता है, अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को वहां से उठा लाते हैं, अपने देश उठा लाते हैं और ओसामा बिन लादेन जो कि आतंकवादी सरगना होता है, जो पूरे विश्व का मुखिया होता है, उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार गिराते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और आज अमेरिका का विरोध करने वाला कोई भी देश नहीं रह गया है और अमेरिका ने अधिकांश देशों में अपनी पूंजी लगा रखी है, अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं ताकि कोई भी देश उसके विरुद्ध बोल न सके। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, उसमें सबसे ज्यादा पूंजी या सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। और इस तरह से IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को भी सबसे ज्यादा अनुदान अमेरिका देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अमेरिका के मुट्ठी में है। और इसके अलावा अमेरिका
अपने सैन्य शक्ति पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। विश्व के जितने भी कंट्री हैं, सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है सैन्य शक्ति पर, वह अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके पास बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार हैं, और उसके सैनिक जो होते हैं हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और 24 घंटे तैयार रहते हैं। किसी भी देश में आक्रमण करना हो या किसी भी देश में कोई घटना को, किसी भी देश में सैनिक कार्रवाई करना हो, तो अमेरिका के सैनिक तैयार रहते हैं। और इसलिए विभिन्न देशों को अपने मुट्ठी में लेने के लिए, विभिन्न देशों को प्रभावित करने के लिए अमेरिका विभिन्न देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान में उसका सैन्य अड्डा था, पाकिस्तान में अभी भी है, फिलीपींस में है, जापान में था और दक्षिण कोरिया में था, मध्य एशिया में था, सऊदी अरब में था, कुवैत, ओमान, कतर, विभिन्न देशों में अमेरिका ने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। और इसी तरह से जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। यानी कि कोई देश अगर कुछ भी करता है बिना अमेरिका को बताए, बिना अमेरिका की रजामंदी लिए, उस देश के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगा दिया जाता है। यदि एग्जाम में आ जाता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, तो इसके अंतर्गत आप नई विश्व व्यवस्था का थोड़ा परिचय लिखेंगे, और फिर उदय के कारण, नई विश्व व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है उसका कारण, और नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पहला है भूमंडलीकरण, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है बाजारमुख अर्थव्यवस्था, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी, और पांचवा है एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था। छठवां मैं बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब छठवां देखते हैं, सिस्टम, मल्टीपोलर सिस्टम। यह बहुध्रुवी व्यवस्था क्या है? बहुध्रुवी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक नहीं कई देश शक्तिशाली होते हैं। जैसा कि हम विश्व में विभिन्न वर्चस्व को देखते हैं। 1945 के पश्चात दो ध्रुवी व्यवस्था उत्पन्न होती है। द्विध्रुवी व्यवस्था, एक का नेता अमेरिका होता है, दूसरे का नेता रूस होता है, सोवियत संघ रूस होता है। तो फिर 1990 और 91 में, यानी कि 91 में जब सोवियत साम्यवादी गुट का पतन होता है और सोवियत संघ का विघटन होता है, तो 1991 के पश्चात अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जाता है। यानी पूरे विश्व में केवल एक ही महाशक्ति होता है, वह होता है अमेरिका। परंतु इधर कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं, परंतु इधर हम 2 दशकों में देख सकते हैं, यानी कि इधर 20 सालों के अंतराल में हम देख सकते हैं कि विभिन्न देश शक्तिशाली हो रहे हैं। जैसे कि अब रूस भी शक्तिशाली हो रहा है, यह भी पुतिन के नेतृत्व में शक्ति संपन्न हो रहा है। वहीं चीन भी शक्तिशाली हो रहा है, चीन भी अब शक्तिशाली हो रहा है। और इजराइल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इजराइल की सैन्य क्षमता भी शक्तिशाली हो गई है, यानी कि इजराइल भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं हम ले सकते हैं भारत भी अब किसी से कम नहीं है। अगर अमेरिका चाहे भारत को दबाना, तो आज भारत को दबा नहीं सकता है। भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। इस तरह देखते हैं कि वर्तमान समय में अधिकांश देश अमेरिका के समानांतर खड़ा हो रहे हैं। इस तरह से हम वर्तमान समय में मल्टीपोलर सिस्टम में आ गए। आइए 7वां देखते हैं, विभिन्न व्यापारिक गुटों का उदय। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि विभिन्न व्यापारिक गुटों का उदय हो रहा है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गुटों का उदय हो रहा है। जैसे कि WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की जाती है। 1 जनवरी 1995 में की जाती है। और WTO पहले गैट होता है और बाद में गैट को परिवर्तित करके WTO कर दिया गया। इसमें 164 सदस्य देश हैं, और 23 पर्यवेक्षक देश सम्मिलित हैं। तो WTO वर्ल्ड व्यापार, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, यह पूरे विश्व के व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और व्यापार संबंधी नियम बनाता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे व्यापार करें, इसके संबंध में यह नियम बनाता है। और जो सदस्य देश होते हैं, सदस्य देशों के बीच यह मुक्त व्यापार व्यवस्था का संचालन करता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यह पहला हो गया WTO। दूसरा हम देख सकते हैं कि इफ्ता यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन,
यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, इसकी स्थापना विभिन्न देशों के द्वारा, विभिन्न यूरोपीय देशों के द्वारा 29 फरवरी 1960 में की जाती है। 29 फरवरी 1960 में की जाती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, ईयू, ईयू को देख सकते हैं यूरोपीय संघ। यह विभिन्न यूरोपीय देशों का समुदाय है और इसकी स्थापना 1993 में की जाती है। 1993 में की जाती है। इसी तरह से एपेक को ले सकते हैं। चौथा, एपेक को ले सकते हैं। एपेक, एपेक, एपेक क्या है? एशिया, एपेक क्या है? एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना 1989 में की जाती है। 1989 में की जाती है और इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। इसका मुख्यालय जो है वह सिंगापुर में है। यह 21 देशों का समूह है। इसमें 21 देश शामिल हैं। 21 देश शामिल हैं। एशिया प्रशांत महाक्षेत्र के 21 देश शामिल हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं चौथा, पांचवा, हिमतक्षेस, जिसको हम कहते हैं IORARC। तो हिमतक्षेस की स्थापना की जाती है। हिमतक्षेस की स्थापना 1997 में की जाती है। 1997 में की जाती है और इसमें भी 21 सदस्य हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न संगठनों की स्थापना होती है। फिर हम देख सकते हैं बिम्स्टेक को 6 जून 1997 को की जाती है। 6 जून 1997 को की जाती है। इसमें भी विभिन्न देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है, नेपाल है। विभिन्न देश शामिल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1945 के पश्चात या 1990 के पश्चात तीव्र गति से आर्थिक सहयोग का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन बनने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन बनने लगते हैं। कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठन होते हैं, यानी विशिष्ट अभिकरण होते हैं, जैसे WTO, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण है। और इस तरह से विभिन्न देशों के आपसी समूह होते हैं, जैसे कि इफ्टा है, यूरोपीय संघ है, एपेक है, हिमतक्षेस है। इस तरह से विभिन्न व्यापारिक गुटों का अस्तित्व होने लगता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे विश्व में करीब 205 देश हैं, सूचीबद्ध हैं। 205 देश सूचीबद्ध हैं, जिनमें 193 देश जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो 193 देशों में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जैसे कि आसियान को ले सकते हैं, डच को ले सकते हैं, G20 को ले सकते हैं, वगैरह विभिन्न समुदाय हैं। यह विभिन्न संगठन है। यह संगठन क्यों बनाए जाते हैं? आर्थिक विकास के लिए बनाए जाते हैं। इन संगठनों की स्थापना आर्थिक विकास के लिए की जाती है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए की जाती है। आइए 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट है विभिन्न समस्याएं। इस नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि विभिन्न वैश्विक मुद्दे हैं। यह केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह हर देशों की समस्या है और सारे देश मिलकर इस समस्या का निदान करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मानवाधिकार को लेकर, यह मानवाधिकार सभी देशों की समस्या है और इस मानवाधिकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण है, विश्व व्यापार है, जलवायु परिवर्तन है, उत्तर दक्षिण संवाद है, निःशस्त्रीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, यूरोपीय आर्थिक संकट है, गरीबी उन्मूलन है, विदेशी निवेश है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, आर्थिक राजनय है। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, वैश्विक समुदाय की समस्याएं हैं। यह किसी एक देश की समस्याएं नहीं है, पूरे विश्व की समस्याएं हैं। तो पूरा विश्व मिलकर इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नई व्यवस्था के तहत सभी देशों का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है और अधिकांश देश शक्तिशाली हो रहे हैं, जैसे रूस, चीन, इजरायल, भारत आदि देश भी अमेरिका के समानांतर शक्ति संपन्न हो चुके हैं और अब हम बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं। तो ये है विश्व व्यवस्था, ये है नई विश्व व्यवस्था। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका परिचय बताया कि विभिन्न विश्व व्यवस्थाएं क्या रही हैं समय समय पर, और पार्ट 2 यह जो है पार्ट 2 है मेरा, और इसके अंतर्गत नई विश्व व्यवस्था का कॉन्सेप्ट बताया कि 1991 के पश्चात किस प्रकार की विश्व व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, नई विश्व व्यवस्था का उदय कैसे हुआ है और नई विश्व व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इन सब से मैंने आपको अवगत कराया। तो इसी को हम कहते हैं नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस वीडियो के अंतर्गत
थर्ड यूनिट समाप्त होता है और मैं अब नेक्स्ट वीडियो से आपको फोर्थ यूनिट पर ले चलूंगा, जो जिसका प्रथम टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।